आज गांधीनगर के पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी का 12वां दीक्षांत समारोह हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने कहा कि 144 साल बाद महाकुंभ आया है और ऐसे में समय में दीक्षांत का होना खास बन जाता है। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और PDEU के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रेसिडेंट मुकेश अंबानी ने डिग्री पाने वाले स्टूडेंट्स को सफलता का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि AI को टूल की तरह लो, ChatGPT का इस्तेमाल करो, लेकिन आगे बढ़ो अपनी बुद्धिमत्ता से। साथ ही उन्होंने PDEU के स्टूडेंट्स से 3 उम्मीदें बताई। बायो एनर्जी रिसर्च पर फोकस, इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन और ग्रीन एनर्जी पर फोकस। We should specially focus on newer areas like bioenergy, which have the potential to help our farmers and boost employment opportunities. My second expectation, we should simultaneously increase our internal strengths and also forge national and global collaborations so as to enhance our leading position in research and academics. My third expectation, the intersection of green energy, green materials, and artificial intelligence is going to shape the future of humanity. You must be good at using AI as a tool of learning, but do not give up your own critical thinking. ChatGPT का ज़रूर से इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखो, आर्टिफिशियल बुद्धि से नहीं, खुद की बुद्धि से हम आगे बढ़ेंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं। और अब चलते हैं बजट से जुड़ी कुछ खबरों की तरफ। बजट में पेंशन स्कीम को लेकर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। NPS में रिटायरमेंट फंड का 40% एन्युटी में निवेश करने की शर्तें हटाई जा सकती है। डिटेल्स लेते हैं आलोक से। बताएं आलोक। बिल्कुल, देखिए, जितने भी मौजूदा पेंशन प्रोडक्ट हैं उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार इस बार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसको अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इसमें खास तौर से जो मैच्योरिटी के वक्त यानी रिटायरमेंट के समय पर 40% अभी एन्युटी में निवेश करने की बाध्यता है उसको खत्म की जा सकती है। इससे सब्सक्राइबर अपने मन मुताबिक 60 वर्ष की उम्र के बाद किसी दूसरे प्रोडक्ट में निवेश कर सकेंगे, क्योंकि अभी एन्युटी में जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम है। दूसरा जो EPF सिस्टम है उसमें अभी जो मिनिमम पेंशन है 1000 रुपये, उसको बढ़ाकर 5000 रुपये किया जा सकता है। इससे बहुत सारे जो EPS 95 के कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। और तीसरी बात, जो मौजूदा UPS है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, जिसको हाल में ही सरकार ने नोटिफाई किया है, इसको लेकर इसको राज्य किस तरह से ज़्यादा अपना सकें, इसके लिए सरकार राज्यों को इंसेंटिव भी दे सकती है। हालांकि अभी तक सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र ने इसको अपनाया है, तो लिहाजा अगर ज़्यादा से ज़्यादा राज्य इसको अपनाते हैं तो राज्य सरकार के कर्मचारी भी जो मौजूदा NPS के सब्सक्राइबर हैं वो भी आराम से UPS में शिफ्ट हो सकेंगे, ट्रांसफ़र हो सकेंगे। लिहाजा सरकार UPS को लेकर भी कई बड़े ऐलान बजट में कर सकती है। और बजट का एक बड़ा फोकस महंगाई काबू करने पर हो सकता है। वित्त मंत्री दालों, खाद्य तेलों, प्याज, टमाटर की महंगाई को काबू रखने के लिए PM आशा स्कीम के बजट का आवंटन बढ़ा सकती हैं। डिटेल जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। दाल, खाद्य तेल और टमाटर प्याज की महंगाई सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। जब भी इनके दाम बढ़ते हैं सरकार टाइम पर इंटरवीन करती रही है। सरकार इसके लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी लेकर के आई है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी है इसके लिए। सरकार ने करीब 5 ऐसी स्कीम्स है जिनको की मर्ज करके PM आशा के अंदर डाल दिया था। पिछले साल जो वित्त मंत्री है उन्होंने PM आशा स्कीम के लिए करीब 6000 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया था। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस साल ये बजट बढ़ करके 2 गुना हो सकता है। करीबन 12,000 करोड़ रुपए का फंड इसके अंदर मिल सकता है। खासतौर पर कि सरकार ये तैयारी करी है कि जितनी भी दालें हैं उनकी MSP पर खरीदारी की जाए, जिसका फायदा किसानों को मिल सके और जब जरूरत पड़े तो इन किसानों की खुले बाजार के अंदर उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री की जा सके। टमाटर प्याज के जब दाम बढ़े थे तो सरकार ने तब भी इंटरवीन किया था, टमाटर प्याज खरीद करके उनकी सस्ती दरों पर बिक्री की थी। खाद्य तेलों को भी वही हिसाब है। सोयाबीन के जब दाम गिरे थे तो सरकार ने किसानों से सोयाबीन खरीदी थी। तो PM आशा एक बहुत
महत्वपूर्ण स्कीम है जिसको कि सरकार आगे बढ़ा चढ़ा करके पेश करना चाहती है। तो इसके लिए एक बड़ा वित्तीय फंड आपको एलोकेशन देखने को मिल सकता है। इससे सरकार को लगता है कि जो किसान है उनको भी सपोर्ट किया जा सकेगा और जो उपभोक्ता है उनकी भी महंगाई से रक्षा की जा सकेगी। तो एक बजट में आप एक बड़ा एलोकेशन इसके ऊपर आता हुआ देख सकते हैं। और बजट में अब चंद दिन रह गए हैं, ऐसे में बजट के किन बड़े आंकड़ों पर रहेगी नजर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। 1 फरवरी यानी सैटरडे को बजट आना है, तो एक्चुअली इफेक्टिवली यहां से सिर्फ 3 कारोबारी सत्र बचे हुए हैं। सबकी नजरें होंगी फाइनेंस मिनिस्टर पे। ये मैडम निर्मला सीतारमण का ध्यान रखिएगा 8वां स्ट्रेट यूनियन बजट प्रेजेंटेशन है। और जब भी बजट की बात आती है अपन रिटेल के जहन में एक ही सवाल आता है, टैक्स में कुछ रिलीफ आएगा नहीं आएगा, दरों में कुछ कटौती होगी कि नहीं होगी। जहां तक उसकी बात है, एक्सपेक्टेड है कि इस बार पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स को इस बजट में कुछ रिलीफ सरकार देती हुई नजर आए। शायद इनहैंस्ड एग्जेम्पशंस हो, डिडक्शंस हो, पर आएगा क्या आएगा वो तो 1 तारीख को पता चलेगा। पर कई सारी ब्रोकरेजेस जो इस रिलीफ की बात कर रही हैं वो ये भी लिख रही हैं कि कोई मटीरियल इंपैक्ट इन स्टेप्स का रेवेन्यू पर नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए हमारी जेब में कुछ ज्यादा आना नहीं है, अगर आया भी तो। पर बजट इसके अलावा बहुत कुछ होता है। इंडिया का विजन, इंडिया का रोड मैप सामने रखा जाता है और यह इंपॉर्टेंट है जानना कि एवरी रूपी काउंट्स। तो नजर कहां रखनी है उस पर बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बजट में एक नंबर होता है फिस्कल डेफिसिट का। तो वो जो फिस्कल प्रूडेंस है, क्योंकि इस समय एक्सटर्नल सेक्टर में बहुत अनसर्टेनिटीज हैं, खासतौर पे ट्रंप साहब के आने के बाद, तो फिस्कल प्रूडेंस के पाथ पे शायद हम चलें। और फिस्कल प्रूडेंस से मेरा मतलब है अपने फाइनेंसेस को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना। इस समय हमारी पब्लिक डेट टू जीडीपी बहुत एलिवेटेड है, तो वैसे भी हमारे पास रूम है नहीं। अब तक के फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 9.2% ये कोविड टाइम के थे, जब आपको याद होगा हेल्थ केयर, इकोनॉमिक रिलीफ पे सरकार ने तगड़ा स्पेंड दिया था। उसके बाद से लगातार हमारे फिस्कल डेफिसिट नंबर्स में इंप्रूवमेंट है। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार का लॉस, खर्चे कमाई से ज्यादा, ये है फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स। और FY25 के लिए रखा गया था 4.9% पे। ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही हैं 4.9% के टारगेट इस बार अचीव होगा। और इनफैक्ट FY26 के लिए 4.5% के फिस्कल डेफिसिट नंबर की बात सरकार कर सकती है। 4.4 से 4.6% का बैंड है जो ब्रोकरेजेस मान के चल रही हैं, 4.5% आप पकड़ लीजिए, यह नंबर इंपॉर्टेंट होगा। कैपिटल मार्केट्स यानी कि शेयर बाजार बहुत क्लोजली वॉच आउट करेंगे फिस्कल डेफिसिट और स्पेंडिंग के बीच का बैलेंस। और स्पेंडिंग में आजकल हम सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, वो केपेक्स पे स्पेंड। और एक्सपेक्टेड ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स पे सरकार अपने खर्च कंटिन्यू करेगी। ये हैं पिछले कई सालों के केपेक्स स्पेंड्स, लगातार उछाल देखने को मिला है। हां, ये जरूर है कि शायद जो बेस्ट पेस था केपेक्स में स्पेंड्स का, वो हमारे पीछे जा चुका है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस कहती हैं या तो एट नॉमिनल जीडीपी या उससे नीचे के आप केपेक्स स्पेंड्स आते हुए देखेंगे। 3.4% ऑफ FY24 जीडीपी ये केपेक्स स्पेंड्स थे पिछले साल के। ब्रोकरेजेस कहती हैं इस पे कैप है, इसके बियॉन्ड अब सरकार जाएगी नहीं। तो देखते हैं किस तरह के केपेक्स के खर्चों की बात करती है। हां, ये जरूर होगा जो भी केपेक्स पे खर्चे हो रहे होंगे शायद इस नए साल के लिए फ्रंट लोड कर दें, क्योंकि इकोनॉमी दिक्कत में है तो शायद खर्चे पहले तूल पकड़ लें। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा शायद लाइकली है मिस हो रहा होगा पिछले साल का, क्योंकि हमें पता है केपेक्स में स्लो डाउन आया हुआ है। तो ये मिस्ड आंकड़े से आपको शायद ग्रोथ अच्छी नजर आ रही होगी, पर वो कैलकुलेशन, वो मैथ आपको करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट रेवेन्यू है जॉब क्रिएशन का। उस पर शायद सरकार का फोकस हो। फोकस कैसे हो? लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे जोर, MSMEs को क्रेडिट मुहैया कराना, रूरल हाउसिंग प्रोग्राम्स को प्रोत्साहित करना, स्किलिंग पे जोर देना। ये पिछले बजट में हुआ था। इनहैंस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स आई थी, स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया गया था, शायद इस बजट में भी ये किया जाएगा। खैर, एक्सपेक्टेशन हम सब की बहुत ज्यादा हैं। ग्रोथ को तूल दिया जाए, हमारा अर्बन स्ट्रेस रिड्यूस किया जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को तूल दिया जाए, एक्सपोर्ट को बूस्ट करा जाए, और हम चाहते ये भी हैं कि फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पे सरकार कंटिन्यू करे। इसीलिए हम हर साल कहते हैं बहुत टाइट रोप है जिस पे मैडम सीतारमण उनकी टीम को वॉक करना है। देखते हैं कैसे समन्वय बिठाती हैं। तो अब बात करते हैं बजट की उम्मीदों की, और साथ ही बात करते हैं बजट यात्रा की, जहां हम आज आपके लिए लेकर आए हैं फार्मा सेक्टर की बजट उम्मीदें। आखिर फार्मा इंडस्ट्री क्या चाहती है,
बजट से संवाददाता केतन जोशी ने बात की। फार्मा इंडस्ट्री की बजट से क्या विषय, आइए हम जानते हैं। बताइए सर, आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? सरकार ने हाल ही में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में फेरफार किया है और एक नया रिवाइज शेड्यूल एम इंट्रोड्यूस करा है, जिसके तहत फार्मा उत्पादकों को अपने कारखानों को अपग्रेड करना रहेगा, जिसमें निवेश की ज़रूरत है। और उसके लिए सरकार ने जो RPTUS स्कीम इंट्रोड्यूस की है, उसमें केवल 10% कैपिटल सब्सिडी दी है। ये हमारी फार्मा लघु उद्योग की तरफ से डिमांड है कि ये एटलीस्ट 20% बढ़ा दी जाए, जिससे हमको सहारा मिले। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, हेल्थ केयर बजट इंप्रूव करने की जरूरत है और पेशेंट बेनिफिट उसमें ज्यादा मिल सकता है। इफ यू लुक एट द पेशेंट पर पेशेंट हेल्थ केयर एलोकेशन, तो इंडिया में $6 पर पेशेंट होता है, जो एडवांस कंट्रीज लाइक US में $80 है। तो वो हिसाब से कंपैरिजन में तो बहुत कम है। मगर उसको 3 to 4% भी इंक्रीज मिल जाए तो पूरी मीन्स कंट्रीज को तो बेनिफिट होगा, हर पेशेंट को बेनिफिट होगा और डेफिनेटली इट विल इनडायरेक्टली बेनिफिटेड टू द इंडस्ट्री ऑल्सो। कुछ और प्रतिक्रिया लेते हैं। आप क्या चाहेंगे वित्त मंत्रालय से? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट एलोकेट किया हुआ है, पर उसको हमको इंक्रीज करना चाहिए इस सेंस में कि अभी इंडिया में क्रॉनिक डिजीजेस का चलन बहुत बढ़ रहा है। तो उसको ध्यान में रखते अगर पेशेंट्स के पास खुद का एक मेडिकल पासपोर्ट बोल सकते हो या आधार जैसा एक मेडिकल कार्ड होना चाहिए या नंबर होना चाहिए कि जिससे पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पुल आउट कर सके कहीं पे भी बैठे बैठे। तो अगर कोई पेशेंट अहमदाबाद में है, अगर वो चेन्नई में उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, तो उनको रिलेटिव्स या उनके नज़दीक वालों को जाने की भी ज़रूरत नहीं है और पेशेंट की हिस्ट्री पुल आउट हो सकती है कि क्या दवाई ले रहे हैं, कितने टाइम लेना है, कैसा खाना खाना है। आप क्या कहेंगे? R&D को प्रमोट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को हमको डिडक्शन अगर ज़्यादा हमको मिल जाए, जो पहले 200% होता था, जो अभी वापस 100% कर दिया है, वो वापस 250-300% करना चाहिए, जिसकी वजह से R&D बढ़ेगा, स्पेशली MSMEs में बढ़ेगा और जिसकी वजह से वो नई दवाइयाँ पेशेंट तक पहुँच पाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्रालय इन सुझावों पर जरूर से अमल करेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। और बजट की बात हो, महिलाओं से बात करें तो अक्सर आप सोचते हैं गृहिणियों के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कामकाज के क्षेत्र में वर्किंग वुमेन बड़ी भूमिका निभा रही हैं। वो क्या सोचती हैं बजट के बारे में, बात की दीपाली नंदा ने। CNBC आवाज की बजट यात्रा पहुंच चुकी है कनॉट प्लेस और इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, ये शिवाजी स्टेडियम का इलाका है और इसके आसपास कई सारे ऑफिसर्स हैं और ऑफिसर्स में महिलाएं काम करती हैं। तो कामकाजी महिलाएं आने वाले बजट से क्या उम्मीद कर रही हैं, इसी पर ही हम वर्किंग वुमेन से ही सीधा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या उम्मीद है, क्या मांग है वित्त मंत्री से। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बजट आने वाला है, आप क्या उम्मीद कर रही हैं, क्या चाहती है कि वित्त मंत्री महिलाओं के लिए, खासतौर पर जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए कदम उठाएं? मैम, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वित्त मंत्री जी से कि जिस तरीके से वो बिना सोचे समझे हमारी महंगाई पे महंगाई करती जा रही है, सेम उसी तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में भी वो हमारे जो टैक्स का स्लैब है वो एटलीस्ट 7 लाख से बढ़ा के 9 लाख तो कर दें, क्योंकि वो मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल GSTs लग रही हैं, जिस वजह से हमारी इनकम से हम अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को कंप्लीट करने में वो हेल्पफुल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एटलीस्ट वो हमारे इनकम का स्लैब इंक्रीज कर दें। ओके, तो मैम आप बताएं, आप वर्किंग वुमेन हैं और घर भी संभालती होंगी आई एम श्योर, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर, तो आप क्या उम्मीद कर रही हैं वित्त मंत्री से? यस, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और उसमें जो भी मेरी सैलरी है उसमें से मैं कुछ सेविंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना टैक्स पे करना होता है, फिर बच्चों की पढ़ाई है, उसमें भी 1.5 लाख की ही छूट है। तो मैं चाहूँगी कि कुछ उसमें और हमें छूट मिल जाए, जिससे हम अपनी फैमिली को या कुछ सेविंग्स हैं वो भी कर पाएँ, क्योंकि अभी मैं वर्किंग हूँ तो मैं सेविंग नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर उसके आगे अगर टैक्स इतना बढ़ता जाएगा तो मैं कैसे सेविंग करूँगी? तो यही रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी छूट मिले हमें। ऑलराइट, तो आप बताएं, आप भी काम करती हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं इस बार बजट में कि जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए क्या कुछ कदम उठाएं?
मैम फर्स्टली तो मैं यही कहूंगी कि आप जैसे हम सब जानते हैं कि महंगाई अभी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, टैक्सेस वगैरह हमारे इनकम पे कितने ज़्यादा लग रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोन्स वगैरह हो गए, पर्सनल लोन, होम लोन्स। अगर कोई फीमेल लाइफ अपने नाम पे होम लोन लेना चाहे या पर्सनल लोन लेना चाहे तो एटलीस्ट उनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो थोड़े से रिड्यूस कर दिए जाए फीमेल लाइफ्स के लिए, क्योंकि वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट की रजिस्ट्री पक्की हो या फिर कुछ ऐसा हो, किसी पे पावर ऑफ अटॉर्नीज भी होती है जिसपे उन्हें पर्सनल लोन ही लेना पड़ता है, होम लोन नहीं ले सकते वो लोग। तो पर्सनल लोन के अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो 14%, 15%। मतलब महिलाओं को कुछ अलग को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन, होम लोन्स पे। मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा हो इस बजट में। तो आप बताएं, आप क्या उम्मीद कर रही हैं वित्त मंत्री से? मैम मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि महंगाई दरें जो इतनी बढ़ती जा रही हैं तो उनमें कुछ ना कुछ रिड्यूस हम लोगों को मिले, बिकॉज आप देख ही रहे हैं कि किचन के एक्सपेंसेस इतने बढ़ चुके हैं। लास्ट अगर हम 5 से 6 साल पहले की बात करें जो कि 10-12 हज़ार में हमारे एक्सपेंस हो जाते थे, आज 20 से 25 हज़ार रुपये में भी हम अपने किचन के एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसी के चलते बहुत ज़्यादा हम मिडिल क्लास फैमिली को दिक्कत परेशानी आ जाती है। ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टैक्सेशन में छूट हो, बाकी हमारे एक्सपेंसेस जो भी हैं उनमें थोड़ी सी छूट मिले हम लोगों को, ताकि हम लोग अपना खर्चा वगैरह सभी सही से चला पाए। आप बताएं, आप भी काम करती हैं, नौकरी करती हैं, और जिस तरह से आप बता रही थी कि आपके करियर की शुरुआत हुई है, तो आप वित्त मंत्री से क्या चाहती हैं? खासतौर पर अगर हम HRA की बात करें उसमें आप छूट की बात कर रही थी। मैम बेसिकली मेरा ये कंसर्न था कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा मेडिक्लेम पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी मेडिक्लेम में कुछ पॉइंट्स हैं उनके कि आपको एडमिट होना इम्पोर्टेंट है, जब तक आप एडमिट नहीं होंगे आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो मेरा ये कहना था कि एटलीस्ट फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होती है, अपना घर भी देखती है, मैं भी अकेली नए शहर में रहती हूँ, सब चीज खुद करती हूँ। तो अगर कोई ऐसा स्लैब रखना चाहिए, ऐसे अगर 10,000 से ऊपर का आपका कोई खर्चा है मेडिक्लेम में, तो गवर्नमेंट फीमेल्स के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी फीमेल्स के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराए, कुछ पैसा रिम्बर्स्ड कराए उनके लिए, या 15,000 से ऊपर का कोई खर्चा है तो उसमें कुछ रिम्बर्स्ड कराए। तो बेसिकली ये है कि उसमें ये स्लैब हटा के कि आपको एडमिट होना कंपलसरी है, उस स्लैब को हटा के थोड़ा सा पैसे का कोई स्लैब रखना चाहिए कि 10,000 से ऊपर का खर्चा है तो आपको कुछ ना कुछ रियम्बर्समेंट मिलेगा। तो आपको ये लगता है कि आप एक तरफ मेडिक्लेम का प्रीमियम भी दे रही हो, दूसरी तरफ जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि आपको हॉस्पिटलाइजेशन का जो 1 दिन का रूल है वो मानना जरूरी होता है। तो किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या मांगे हैं, क्या चाहती हैं कामकाजी महिलाएं वित्त मंत्री से, ये हमने आपको दिखाया, और हम उम्मीद करते हैं, जो कि वित्त मंत्री खुद एक महिला है और जानेंगी कि महिलाओं को एक्चुअल टैक्सेशन में किस तरह की राहत देने से उनके लिए कुछ 1 स्टेप आगे की ओर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो तमाम मांगे और उम्मीदें हमने आपको दिखाई। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अब हमारी खास मुहिम मेरा बजट मेरी आवाज, आपको सुनाते हैं दर्शकों की तरफ से भेजी गई कुछ बजट विश। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनका टैक्स लिमिट बढ़ाया जाए, और जो सीनियर सिटीजन FD स्कीम है उसको 60 लाख किया जाए। और बहुत मुश्किल है, वो सर्वाइव करना मुश्किल है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, हम लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो रही है। हम लोगों ने ज़िंदगी भर टैक्स दिया है इंडिया गवर्नमेंट को, हमको रिटर्न मिलना चाहिए। वित्त मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जितनी लिमिट छूट दी जाती है उससे 1 रुपया बढ़ जाए तो भी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन छूट की सीमा के बाद से शुरू की जानी चाहिए। दूसरा, मिडिल क्लास की इनकम जितनी मानी जाए उस लिमिट तक केवल 10% ही इनकम टैक्स लगाया जाए। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बजट विश CNBC आवाज़ के ज़रिए वित्त मंत्री तक पहुंचे, तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। बस आपको अपने स्मार्टफोन से 90 सेकंड तक का एक वीडियो बनाना है। बेहतर होगा कि आप वीडियो वर्टिकल मोड में बनाएं, यानी वीडियो बनाते वक्त आपके फ़ोन को ऐसा रखें और इसे HD क्वालिटी सिलेक्ट करके हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर दें। वीडियो भेजते वक्त अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। आपका ये वीडियो CNBC आवाज़ के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, X और यूट्यूब पर भी पोस्ट किया जाएगा।
और बात आज के बाजार की। बाजार में आखिरी घंटे में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। दिन के ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली हुई। आज के बाजार में सेंसेक्स 535 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 128 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 610 पॉइंट और निफ्टी ऊपरी स्तर से करीब 180 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ है। डिटेल्स बता रहे हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली आज हफ्ते का जो दूसरा कारोबारी दिन है, हमें वहाँ पे एक उतार चढ़ाव तो देखने को मिला है, लेकिन बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर। बजाज फाइनेंस में करीबन 4.5% की तेजी देखने को मिली है। आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं। साथ ही साथ एक्सिस बैंक में भी 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बैंकिंग पैक में हमें अच्छा खासा तेजी देखने को मिली है, क्योंकि आरबीआई की जो कमेंट्री आई है उसका रिफ्लेक्शन सीधा बैंकिंग शेयर में गया है। श्रीराम फाइनेंस और साथ ही साथ बजाज फिनसर्व में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है आरबीआई की कमेंट्री के बाद। गिरने वाले शेयर में सन फार्मास्यूटिकल, ब्रिटानिया, हिंडाल्को, ग्रासिम। अगर हम देखेंगे तो पूरे के पूरे फार्मा शेयर में आज एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जो ट्रंप की तरफ से कमेंट्री आई है टेरिफ हाइक को लेके, उसका सीधा रिफ्लेक्शन मेटल्स में और साथ ही साथ फार्मा शेयर में दिखा है। मिड कैप की बात करी जाए तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में 6% की तेजी, बैंक ऑफ इंडिया, जुबिलेंट फूड वर्क और एयू स्मॉल फाइनेंस भी अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुए हैं, यानी कि बैंकिंग पैक यहाँ पे लीड कर रहा है। गिरने वालों में पेट्रोनेट एलएनजी, बीएससी लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी और फेडरल बैंक में आज हमें गिरावट देखने को मिली है। डिक्सन टेक्नोलॉजी में तो बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप को लेके जो इंपोर्ट पे टेरिफ हाइक को लेके ट्रंप ने बात कही है, वहां से सीधा सीधा इंपैक्ट यहां पे दिखाई दिया है। और यहां एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंच गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का सिक्योर पर लिखी किताब और शॉल और उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनाकर स्वागत किया। राजीव गांधी स्टेडियम में चल रहे इस कार्यक्रम की शुरुआत शिव तांडव नृत्य से हुई। इस खास नृत्य के बाद जंगल संपदा पर लेजर लाइट और एलईडी शो हुआ। और अब बात दिल्ली के चुनावी दंगल की। दिल्ली में यमुना के दूषित पानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। यमुना में जहर को लेकर अरविंद केजरीवाल और हरियाणा सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप तीखे होते जा रहे हैं। केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना में जहर घोलने का आरोप लगाया, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के इस बयान पर केजरीवाल का जवाब भी आ गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो केस से नहीं डरते। ये तो सीओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस।
दिल्ली में यमुना को लेकर क्यों छिड़ा है संग्राम और गंगा स्नान को लेकर कांग्रेस क्यों है परेशान? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।